नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महर्षि गौतम शिक्षण संस्थान के YouTube चैनल पर। मैं हूं प्रदीप चौहान और हम पढ़ रहे हैं विषय जीव विज्ञान कक्षा 11 चैप्टर नंबर 4 प्राणी जगत। इस चैप्टर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं संघ सिलेंट्रेटा, जिसको निडेरिया भी कहा जाता है। अब ये जो सिलेंट्रेटा जो संघ होता है, इसमें एक गुहा पाई जाती है जिसको सिलेंट्रॉन गुहा कहा जाता है। कौन सी गुहा कहा जाता है? सिलेंट्रॉन गुहा कहा जाता है। और ये सिलेंट्रॉन गुहा जो है ये सील और एंट्रॉन से मिलकर के बना है। सील का मतलब होता है होलो और एंट्रॉन का मतलब होता है इंटेस्टाइन, यानी कि होलो इंटेस्टाइन जिनमें पाई जाती है उन्हीं को किस में रखा जाता है? सिलेंट्रेटा संघ में रखा जाता है। तो ये हो जाएगा होलो और ये एंट्रॉन का मतलब हो जाएगा इंटेस्टाइन। तो जिनमें होलो इंटेस्टाइन पाई जाती है उसी को कौन से संघ में रखा जाता है? सिलेंट्रेटा संघ में रखा जाता है। अब सिलेंट्रेटा संघ नाम देने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है ल्यूकट। क्या नाम है? ल्यूकट। और निडेरिया संघ जो नाम देने वाले जो वैज्ञानिक है उनका नाम है हैशचैक। अब निडेरिया नाम क्यों दिया गया? चलो, ये तो माना कि सिलेंट्रेटा नाम देने का मुख्य कारण है कि इनमें सिलेंट्रॉन गुहा पाई जाती है, इस वजह से इस संघ को नाम दिया गया क्या? सिलेंट्रेटा। अब निडेरिया नाम क्यों दिया? तो निडेरिया नाम देने के पीछे कारण क्या है कि इस संघ के जो जीव होते हैं इनमें दंश कोशिकाएं पाई जाती है जिनको नीडोब्लास्ट कहा जाता है। और नीडोब्लास्ट उपस्थित होती है, दंश कोशिकाएं उपस्थित होती है, इस वजह से इस संघ को एक अन्य नाम दिया गया जिसको क्या कहा जाता है? निडेरिया। ठीक है, तो हम यहाँ पर नोट करते हैं ल्यूकट ने, किसने? ल्यूकट ने कौन सा नाम दिया था? सिलेंट्रेटा। ल्यूकट ने सिलेंट्रेटा संघ नाम दिया था। और हैशचैक ने क्या नाम दिया था? हैशचैक ने निडेरिया संघ नाम दिया था। अब निडेरिया संघ नाम क्यों दिया था? क्योंकि इनमें दंश कोशिकाएं यानी कि नीडोब्लास्ट सेल पाई जाती है। तो इस संघ के जंतुओं में नीडोब्लास्ट सेल यानी कि दंश कोशिकाएं, दंश कोशिका पाई जाती है। तो नीडोब्लास्ट सेल पाई जाती है, दंश कोशिका पाई जाती है, इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया? निडेरिया संघ। दंश कोशिका पाई जाती है इसलिए इसे निडेरिया संघ, इसलिए इसे निडेरिया संघ नाम दिया गया। अब इस संघ के जो जीव होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय होने के साथ में इनमें जो है समिति पाई जाती है, अर्य समिति। द्विस्तरीय जीव होते हैं। कैसे जीव होते हैं? द्विस्तरीय जीव होते हैं। ठीक है, और एकल निवही, एकल हो सकते हैं, निवही हो सकते हैं, स्थानबद्ध भी हो सकते हैं और स्वतंत्र जीवी भी हो सकते हैं। तो बहुकोशिकीय अर्य सममित, द्विस्तरीय जलीय प्राणी। अब ये जो जीव जो होते हैं ये स्वच्छ जल में भी रह सकते हैं और इसके साथ साथ में समुद्रीवासी यानी कि लवणीय जल में भी पाए जाते हैं। तो लिखा जाता है अधिकांशतः समुद्रीवासी तथा कुछ अलवणीय जल में पाए जाते हैं। कौन से जल में पाए जाते हैं? अलवणीय जल में पाए जाते हैं। अब द्विस्तरीय क्यों कहा इनको? द्विस्तरीय इसलिए कहा क्योंकि इनमें जो है गैस्ट्रल अवस्था में दो जनस्तर बनते हैं, एक है एक्टोडर्म और एक है एंडोडर्म।
एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म नहीं पाई जाती है, उसके स्थान पर उसमें मेसोग्लिया भरा हुआ पाया जाता है। तो लिखा जाता है एक्टोडर्म एवं एंडोडर्म जनन स्तर पाए जाते हैं, मेसोडर्म अनुपस्थित। मेसोडर्म क्या होता है? अनुपस्थित होता है तथा इसके स्थान पर क्या भरा होता है? मेसोग्लिया। इसके स्थान पर मेसोग्लिया भरा होता है। क्या भरा होता है? मेसोग्लिया। अब शारीरिक संगठन की कोटि कौन सी होती है? उत्तकीय स्तर की होती है, क्योंकि इनमें कोशिकाएं जो होती है वो मिल करके क्या बना देती है? उत्तक बना देती है, लेकिन उत्तक आगे चल करके अंगों का निर्माण नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इनमें शारीरिक संगठन की जो कोटि होती है वो कौन से प्रकार की पाई जाती है? उत्तकीय स्तर की पाई जाती है। तो शारीरिक संगठन की कोटि उत्तकीय स्तर की होती है। कौन सी होती है? उत्तकीय स्तर की होती है। अब चूंकि इन जीवों के शरीर में खंड नहीं पाए जाते हैं, इन जीवों के शरीर में किसी भी प्रकार के कोई खंड नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये कैसे जीव होते हैं? अखंडीय जीव होते हैं। ये अखंडीय जंतु होते हैं। कैसे जंतु होते हैं? ये अखंडीय जंतु होते हैं। अब हमने इसमें पढ़ा, इनमें कौन सी गुहा पाई जाती है? सिलेंट्रॉन गुहा पाई जाती है। और ये जो सिलेंट्रॉन गुहा जो होती है शीर्ष भाग पर एक छिद्र के द्वारा खुलती है, जिसको मुख कहा जाता है। मुख जो है भोजन को ग्रहण करने का कार्य भी करता है और साथ साथ में उत्सर्जन का भी कार्य करता है। तो लिखा जाता है इसमें सिलेंट्रॉन गुहा शीर्ष भाग पर मुख द्वारा खुलती है। किसके द्वारा खुलती है? मुख द्वारा खुलती है। और मुख जो होता है वो गुदा का भी कार्य करता है। मुख इसमें गुदा का कार्य भी करता है। अब इनमें क्या होता है? मुख के चारों तरफ जो है खोखले स्पर्शक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? खोखले स्पर्शक पाए जाते हैं। और वो स्पर्शक जो होते हैं गमन में और भोजन को पकड़ने में सहायता करते हैं। तो मुख के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? मुख के चारों तरफ खोखले स्पर्शक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? खोखले स्पर्शक पाए जाते हैं। और स्पर्शक का काम क्या होता है? भोजन को पकड़ना और गमन में सहायता करना। स्पर्शक भोजन को पकड़ने एवं किसका कार्य करते हैं? गमन का कार्य करते हैं। अब इनके जो स्पर्शक होते हैं उनमें पाई जाती है दंश कोशिकाएं। और वो दंश कोशिकाएं भोजन को पकड़ने का कार्य करती है, किसी आधार से चिपकने का भी कार्य करती है और सुरक्षा का कार्य भी करती है। यानी कि शिकार करने का कार्य करना है वो दंश कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है, किसी आधार से चिपकने का कार्य करना है वो भी दंश कोशिकाओं के द्वारा, गमन और भोजन को पकड़ना ये कार्य जो है किया जाता है किसके द्वारा? दंश कोशिकाओं के द्वारा। तो स्पर्शक में दंश कोशिकाएं पाई जाती है जो
शिकार करने, आधार से चिपकने, भोजन को पकड़ने एवं सुरक्षा का कार्य करती है। जब ये शिकार करते हैं तो अपने स्पर्शकों से उस शिकार को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद में जो स्पर्शक में पाई जाने वाली जो दंश कोशिकाएं होती है, उन दंश कोशिकाओं को जो है शिकार जिसको पकड़ा गया है भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए, दंश कोशिकाएं उसके अंदर डाल दी जाती है। तो आसानी से जो शिकार जो होता है वो स्पर्शकों के द्वारा जो है पकड़ लिया जाता है और उसको मुख से होते हुए सिलेंड्रो नामक गुहा में डाल दिया जाता है। अब इनमें जो पाचन जो होता है वो बाह्य कोशिकीय भी होता है और अंतः कोशिकीय पाचन भी होता है। इनमें अंतः कोशिकीय एवं बाह्य कोशिकीय पाचन पाया जाता है। तो अंतःकोशिकीय पाचन भी होगा और कैसा होगा, बाह्य कोशिकीय पाचन भी पाया जाता है। इनमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और अन्य प्रकार के जो तंत्र होते हैं वो इनमें नहीं पाए जाते हैं। श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। ठीक है, तो इनमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और परिसंचरण तंत्र का क्या होगा, अभाव होगा। और तंत्रिका तंत्र जो होती है वो आद्य प्रकार की पाई जाती है। ठीक है ना, तो तंत्रिका आद्य प्रकार की पाई जाती है। प्रिमिटिव टाइप की सबसे सरलतम प्रकार की जो तंत्रिकाएं हैं इनमें उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि तंत्रिका तंत्र है या तंत्रिकाएं जो होती है वो कैसी होती है, आद्य प्रकार की पाई जाती है। अब इस संघ के जो जीव होते हैं, इस संघ के जीवों में जो है द्विरूपता पाई जाती है। द्विरूपता का तात्पर्य क्या होता है कि इनमें जो है पॉलिप और मेडुसा दो अवस्थाएं उत्पन्न होती है। ठीक है, तो कहा जाता है इन जीवों में द्विरूपता पाई जाती है। इनमें पॉलिप व मेडुसा, पॉलिप व मेडुसा अवस्था पाई जाती है। तो द्विरूपता का तात्पर्य क्या हो गया, इनमें दो प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है। एक होती है पॉलिप अवस्था, दूसरी कौन सी होती है, मेडुसा अवस्था पाई जाती है। पॉलिप अवस्था जो होती है बेलनाकार होती है, अलैंगिक अवस्था होती है और स्थानबद्ध प्राणी होते हैं इनमें। और मेडुसा अवस्था जो होती है ये छत्र रूपी घंटी के आकार की, ठीक है, लैंगिक और ये कैसी स्वतंत्र जीवी प्राणी अवस्था होती है मेडुसा अवस्था। ठीक है, और इन दोनों अवस्थाओं में क्या है, एकांतरण भी पाया जाता है और इस एकांतरण को कहा जाता है मेटाजेनेसिस। क्या कहा जाता है उसको, मेटाजेनेसिस कहा जाता है। तो एक बार पहले यहाँ तक हम इसके जो लक्षण हैं इस संघ के उनको एक बार अध्ययन कर लेते हैं, फिर बाकी के लक्षण इनके बाद में पढ़ते हैं। देखो संघ पढ़ रहे हैं कौन सा, सिलेंट्रेटा, और सिलेंट्रेटा संघ को और किस नाम से जाना जाता है, निडेरिया नाम से जाना जाता है। और सिलेंट्रेटा संघ में जो गुहा पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, सिलेंट्रॉन गुहा कहा जाता है। सिलेंट्रॉन गुहा जो है वो सील और एंट्रॉन नामक दो शब्दों से मिलकर के बनी है। सील का मतलब होता है होलो और एंट्रॉन का मतलब होता है इंटेस्टाइन, यानी कि ऐसे जंतु जिनमें होलो इंटेस्टाइन पाई जाती है उनको किस संघ में रखा जाएगा, सिलेंट्रेटा संघ में रखा जाएगा। अब सिलेंट्रेटा संघ नाम देने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम क्या है, ल्यूकट, और हेस्चेक ने जो है इसे निडेरिया संघ नाम दिया था। निडेरिया संघ नाम देने के पीछे कारण क्या है कि इन जंतुओं में जो है नीडोब्लास्ट सेल यानी कि दंश कोशिकाएं पाई जाती है और इस वजह से ही इसको जो है निडेरिया संघ नाम दिया गया। इस संघ के जीव जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, अर्य सम्मित होते हैं और द्विस्तरीय तथा जलीय प्राणी होते हैं। अब अधिकांशतः जो होते हैं वह समुद्रीवासी होते हैं यानी कि लवणीय जल में पाए जाने वाले होते हैं जीव, और कुछ जो होते हैं अलवणीय जल में भी पाए जाते हैं।
द्विस्तरीय इसलिए कहा क्योंकि इनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म जनन स्तर होते हैं, मेसोडर्म इनमें अनुपस्थित होता है और मेसोडर्म के स्थान पर जो है इसमें क्या भरा होता है, मीजोग्लिया भरा होता है। किसके बीच में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, ठीक है। और इसके बाद में क्या है कि इनमें शारीरिक संगठन की जो कोटि होती है वो कौन सी होती है, ऊतक के स्तर की होती है, यानी कि ऊतकों के द्वारा ही शरीर का क्या होता है, निर्माण होता है। और ये अखंडीय जंतु कहलाते हैं क्योंकि शरीर में जो है खंडी भवन नहीं होता है इनमें। अब सिलेंट्रोन गुहा जो है वो शीर्ष भाग पर एक छिद्र के द्वारा खुलती है जिसको क्या कहा जाता है, मुख कहा जाता है। और इसमें मुख जो है गुदा का भी कार्य करता है। और मुख के चारों तरफ जो है खोखले क्या पाए जाते हैं, स्पर्शक पाए जाते हैं। और स्पर्शक क्या कार्य करते हैं, भोजन को पकड़ने का कार्य करते हैं और गमन का भी कार्य करते हैं। और इन स्पर्शकों में जो कोशिकाएं पाई जाती है उनको क्या कहते हैं, दंश कोशिकाएं, जो कि शिकार करने, आधार से चिपकने, भोजन को पकड़ने और सुरक्षा का कार्य करती है। और इनमें जो पाचन पाया जाता है वो अंत्य कोशिकीय और बाह्य कोशिकीय दोनों प्रकार का पाचन होता है। इनमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और परिसंचरण तंत्र का क्या होता है, अभाव होता है। तंत्रिका तंत्र जो होता है इसमें आद्य प्रकार का, प्रिमिटिव टाइप का या सबसे सरलतम निम्न कोटि प्रकार का पाया जाता है। इन जीवों में जो है द्विरूपता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि इनमें दो प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है। एक होती है जिसको क्या कहा जाता है, पॉलिप अवस्था, और दूसरी जो होती है उसको क्या कहा जाता है, मेडुसा अवस्था कहा जाता है। पहला आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे लक्षण और पढ़ते हैं। सिलेंट्रेटा संघ के सामान्य लक्षणों को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे के जो लक्षण है वो हम समझने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इनमें जो है, इन जीवों में क्या पाई जाती है, द्विरूपता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, द्विरूपता पाई जाती है। और द्विरूपता क्यों पाई जाती है, क्योंकि इनमें जो है दो प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है। और वो दो अवस्थाएं कौन कौन सी पाई जाती है, एक होती है जिसको क्या कहा जाता है, पॉलिप अवस्था, और दूसरी जो अवस्था पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, मेडुसा अवस्था। तो दो प्रकार की क्या है, अवस्थाएं पाई जाती है, पॉलिप अवस्था और कौन सी, मेडुसा अवस्था। अब हम इन अवस्थाओं के बारे में देखते हैं। तो क्या है पॉलिप और मेडुसा अवस्था। जो पॉलिप अवस्था जो होती है, ठीक है, ये पॉलिप अवस्था जो है ये कैसी होती है, बेलनाकार। कैसी होगी ये, बेलनाकार होगी। बेलनाकार होने के साथ साथ में ये कैसी होगी, अलैंगिक अवस्था होगी। कैसी होगी, अलैंगिक अवस्था। और इसके साथ में स्थानबद्ध। स्थानबद्ध का तात्पर्य किसी आधार से चिपकी रहने वाली, एक ही जगह पर स्थिर रहने वाली। तो अलैंगिक अवस्था। और कैसी होती है ये, स्थानबद्ध होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन सी अवस्था, मेडुसा अवस्था। और जो मेडुसा अवस्था जो होती है, इसमें जो मेडुसा अवस्था पाई जाती है, ये मेडुसा अवस्था कैसी होती है, छत्राकार या छत्र रूपी घंटी के आकार की, छत्र रूपी घंटी के आकार की, ठीक है। और लैंगिक अवस्था, ये कौन सी अवस्था है, लैंगिक अवस्था। और इसके साथ साथ में ये कैसी होती है, स्वतंत्र। ये कैसी होती है, स्वतंत्र जीवी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दो अवस्थाएं होती है। और दोनों अवस्थाओं में क्या पाया जाता है, एकांतरण पाया जाता है। तो पॉलिप व मेडुसा अवस्था में क्या पाया जाता है, एकांतरण पाया जाता है। और जो एकांतरण पाया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, मेटाजेनेसिस। क्या कहा जाता है उसको, मेटाजेनेसिस, ठीक है। एकांतरण पाया जाता है जिसे मेटाजेनेसिस कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सामान्य लक्षणों को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, किसके, सिलेंट्रेटा संघ के। तो मैंने कहा कि इसमें क्या पाई जाती है, द्विरूपता पाई जाती है इन प्राणियों में। द्विरूपता क्यों पाई जाती है, क्योंकि इन प्राणियों में दो अवस्थाएं पाई जाती है। कौन कौन सी, पॉलिप अवस्था और मेडुसा अवस्था। पॉलिप अवस्था जो होती है वो कैसी होती है, बेलनाकार होती है, अलैंगिक अवस्था होती है और कैसी होती है, स्थानबद्ध होती है। जबकि मेडुसा अवस्था जो होती है ये छत्र रूपी घंटी के आकार की लैंगिक अवस्था और स्वतंत्र जीवी अवस्था होती है। और ये पॉलिप और मेडुसा अवस्था में क्या पाया जाता है, एकांतरण पाया जाता है। और इस एकांतरण को क्या कहा जाता है, मेटाजेनेसिस कहा जाता है। अब इनमें जो जनन होता है वो लैंगिक भी हो सकता है और अलैंगिक जनन भी होता है। अलैंगिक जनन जो इनमें पाया जाता है वो मुकुलन के द्वारा होता है। और लैंगिक जनन जो होता है वो अंडाणु और शुक्राणु
के द्वारा होता है, अर्थात इनमें युग्मक बनते हैं और युग्मक जो है संयोजन के द्वारा जो है इनमें क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। तो लिखा जाता है इनमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तथा लैंगिक जनन युग्मकों के संयोजन द्वारा होता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य में लैंगिक जनन भी होगा और अलैंगिक जनन भी पाया जाता है। इनमें जो परिवर्तन होता है वो अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, और अप्रत्यक्ष परिवर्तन कब होता है, जब कोई न कोई लार्वा अवस्था पाई जाती है, और इनकी जो लार्वा अवस्था पाई जाती है उसको कहा जाता है प्लेनूला। ठीक है, तो परिवर्धन अप्रत्यक्ष परिवर्तन कैसा होता है, इनमें अप्रत्यक्ष होता है। इनमें लार्वा अवस्था प्लेनूला पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इनमें परिवर्तन कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है, और इनमें जो लार्वा अवस्था पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, प्लेनूला लार्वा अवस्था कहा जाता है। और इनमें पुनरुत्भवन की क्षमता होती है। इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। रीजनरेशन होता है, पुनरुद्भवन इनमें पाया जाता है। और ये जो है अंतराली कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है। कौन सी कोशिकाएं, अंतराली कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण जो है इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, अब द्विरूपता के आधार पर इस संघ को जो है 3 वर्गों में बांटा गया है। द्विरूपता के आधार पर इस संघ को 3 वर्गों में, कितने वर्गों में, 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, जो पहला वर्ग जो है वो है हाइड्रोजोआ। पहला वो जो वर्ग है उसका नाम क्या है, हाइड्रोजोआ। अब ये जो हाइड्रोजोआ वर्ग जो होता है इसमें पॉलिप और मेडुसा दोनों अवस्थाएं उपस्थित होती है। तो जिनमें पॉलिप और मेडुसा अवस्था दोनों पाई जाती है ऐसे जंतुओं को कौन से वर्ग में रखा जाएगा, हाइड्रोजोआ में रखा जाएगा। तो लिखा जाता है इस वर्ग के जीवों में, इस वर्ग के जीवों में पॉलिप व मेडुसा दोनों अवस्थाएं पाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोजोआ वर्ग के जो जीव होते हैं उनमें पॉलिप और मेडुसा दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, हाइड्रा, ओबिलिया, हाइड्रा और क्या हो जाएगा, ओबिलिया, और एक हो जाएगा फाइसेलिया। अब हाइड्रा का डायग्राम बिल्कुल ही सिंपल सा है, सबसे ऊपर मुख और उसके बाद में ये मुख के चारों तरफ आपको क्या बना देने, इसमें स्पर्शक बना देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, हाइड्रा, और यहाँ पर 1-2 इसमें बट बता दीजिए, ये हाइड्रा हो जाएगा। अब उसके बाद में फाइसेलिया जो होता है ये छत्र रूपी अवस्था है, घंटी के आकार की छत्र रूपी अवस्था होती है। ये इस तरीके से इसमें दिखाई देती है।
तो ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम है किसका? फाइसेलिया का। ये है फाइसेलिया। फिर इसके बाद में दूसरा जो वर्ग आता है, उस वर्ग का नाम है स्काइफोजोआ। और स्काइफोजोआ वर्ग जो होता है, उस स्काइफोजोआ वर्ग में जो अवस्था पाई जाती है उसको कहा जाता है मेडुसा अवस्था। पहले आप एक बार इसको फिर से समझ लीजिएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं? फाइलम सिलेंट्रिटा के सामान्य लक्षण, उनको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो इस संघ के जो जीव होते हैं उनमें द्विरूपता पाई जाती है, और जो द्विरूपता पाई जाती है उसमें दो अवस्थाएं होती है, पॉलिप अवस्था और मेडुसा अवस्था। पॉलिप अवस्था बेलनाकार अवस्था, अलैंगिक अवस्था स्थानबद्ध अवस्था होती है। मेडुसा अवस्था जो होती है वो छत्र रूपी घंटी के आकार की लैंगिक अवस्था और स्वतंत्र जीव अवस्था कहलाती है। पॉलिप और मेडुसा अवस्था में जो एकांतरण पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? मेटाजेनेसिस कहा जाता है। इनमें लैंगिक जनन भी होगा और अलैंगिक जनन भी होगा। जो अलैंगिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। तो ध्यान रखिएगा, अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। और लैंगिक जनन होता है वो युग्मक निर्माण के द्वारा होता है, यानी इनमें शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है, यानी युग्मकों का संयोजन भी इनमें होता है। परिवर्तन जो है वो अप्रत्यक्ष होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है, और इनकी लार्वा अवस्था को क्या कहा जाता है? प्लेनुला लार्वा अवस्था कहा जाता है। और इन जीवों में जो है पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। और यह क्षमता कौन सी कोशिकाओं के कारण होती है? यह क्षमता पाई जाती है अंतराली कोशिका के कारण। इनमें जो है अंतराली कोशिकाएं पाई जाती है, और इन्हीं अंतराली कोशिकाओं के द्वारा जो है इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। और किस आधार पर इस संघ को हमने 3 वर्गों में बांटा है? द्विरूपता के आधार पर जो है इस संघ को हमने कितने वर्गों में बांटा? 3 वर्गों में बांटा। सबसे पहला जो वर्ग है उसका नाम क्या है? हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ जो वर्ग होते हैं उसमें दोनों अवस्थाएं पाई जाती है द्विरूपता की। कौन कौन सी? पॉलिप अवस्था भी पाई जाती है और मेडुसा अवस्था भी पाई जाती है। और इसके उदाहरण हैं हाइड्रा ओबिलिया और फाइसेलिया, ये इनके चित्र हैं। अब आगे 2 वर्ग जो बचे हैं वो भी हम अध्ययन करते हैं। इसमें अगला जो वर्ग आता है उसको कहा जाता है स्काइफोजोआ, दूसरा और तीसरा जो वर्ग होता है उसको कहा जाता है एंथोजोआ। तो पढ़ते हैं स्काइफोजोआ और एंथोजोआ के बारे में। तो दूसरा जो वर्ग है, इसमें दूसरा जो वर्ग है उस वर्ग को क्या कहा गया? स्काइफोजोआ। अब ये जो स्काइफोजोआ जो वर्ग है इसमें कौन सी अवस्था पाई जाती है? केवल मेडुसा अवस्था पाई जाती है। तो इस वर्ग के जीवों में मेडुसा अवस्था पाई जाती है। ठीक है, और इसमें उदाहरण आ जाएगा ओरिलिया, जिसको जेलीफिश कहा जाता है, और इसी तरीके से एक है साइनिया उदाहरण, जिसको सूर्य जेली कहा जाता है। और चित्र है ये हो जाएगा जेलीफिश। अब इसके बाद में जो तीसरा जो वर्ग है उस तीसरे वर्ग को कहा जाता है एंथोजोआ। क्या कहा जाता है? एंथोजोआ कहा जाता है। और इस एंथोजोआ वर्ग के जीवों में जो अवस्था पाई जाती है वो कौन सी कहलाती है? पॉलिप अवस्था। तो इस वर्ग के जीवों में पॉलिप अवस्था
पाई जाती है। और इसमें जो उदाहरण आ जाएगा वो है सी एनीमोन, पेनेटुला, और पेनेटुला को जो है समुद्री पैन कहा जाता है, समुद्री पैन। और इसी के साथ में कोरेलियम, कोरेलियम, और कोरेलियम को जो है लाल मूंगा भी कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा कि कोरल जो होते हैं ये निवही रूप में पाए जाते हैं। निवही रूप का मतलब जानते हैं ना, कॉलोनी बना करके पाए जाते हैं। और ये धीरे धीरे समुद्र के भीतर जो है निवही अवस्था में रहते हुए कोरल रीफ का निर्माण करते हैं। और कोरल रीफ जो है समुद्र के भीतर एक टापू और चट्टान के समान दिखाई देती है, तो जिसे कोरल चट्टानें भी कहा जाता है। ये जो कोरल चट्टानें, कोरल रीफ जो बनती है, समुद्र में पाए जाने वाले जीवों को सुरक्षा और आवास प्रदान करती है। और इस कोरल रीफ का जो उपयोग है वो आभूषणों के निर्माण में और सजावटी सामानों के निर्माण में किया जाता है। तो एंथ्रोजोआ जो वर्ग है, इस वर्ग के जीवों में जो है पॉलिप अवस्था पाई जाती है। और इसमें उदाहरण है सी एनेमोन, पेनेटुला जिसको समुद्री पैन कहा जाता है, कोरेलियम जिसको क्या कहा जाता है, लाल मूंगा भी कहा जाता है। अब इसमें पेनेटुला का जो है डायग्राम जो बनाते हैं वो कैसे बनेगा, ये इस तरीके से। तो ये जो आप देख रहे हो इसको कहा जाता है क्या, समुद्री पैन कहा जाता है, पेनेटुला कहा जाता है, जो कि एंथ्रोजोआ वर्ग में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कौन सा, पेनेटुला, या इसी को क्या कहा जाता है, समुद्री पैन कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो सिलेंट्रेटा जो संघ है, सिलेंट्रेटा संघ को द्विरूपता के आधार पर हमने जो है कितने वर्गों में बांटा, 3 वर्गों में बांटा। कौन कौन से वर्ग है, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथ्रोजोआ। हाइड्रोजोआ में पॉलिप और मेडुसा दोनों अवस्था पाई जाती है, और स्काइफोजोआ में मेडुसा अवस्था पाई जाती है, और एंथ्रोजोआ में जो है केवल पॉलिप अवस्था ही पाई जाती है। और हाइड्रोजोआ के जो एग्जाम्पल हमने देखे हैं, हाइड्रा, ओबिलिया और फाइसीलिया, ये हाइड्रा का डायग्राम है और ये फाइसीलिया का डायग्राम है। और उसके साथ में स्काइफोजोआ में जो एग्जाम्पल देखे हैं वो है ऑरिलिया जिसको जेलीफिश कहा जाता है, साइनिया जिसको सूर्य जेली कहा जाता है, ये जेलीफिश का जो है डायग्राम। और एंथ्रोजोआ जो है इसमें सी एनीमोन, पेनेटुला जिसको समुद्री पैन कहा जाता है, कोरेलियम जिसको लाल मूंगा कहा जाता है, और ये पेनेटुला का डायग्राम है। तो इस प्रकार से जो संघ सिलेंट्रेटा है वो क्या हुआ, समाप्त हुआ। आप इसको नोट कीजिएगा।